हाँ भाई, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे भाई, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं, वो हम कवर करेंगे भाई मोहम्मद बिन तुगलक को। आई होप आप सबने गयासुद्दीन तुगलक वाला जो वीडियो है वो ध्यान से देख लिया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा। अभी हम जल्दी ही दोस्तों क्या करेंगे भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको भी रिवीजन करने के लिए क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है वो रहेगा भाई तुगलक डायनेस्टी का, मोहम्मद बिन तुगलक। लास्ट टॉपिक में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा कि कैसे गयासुद्दीन तुगलक भाई खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर का मर्डर करके एक नए क्लैन की फाउंडेशन रखता है, और उस क्लैन का नाम था भाई तुगलक डायनेस्टी, उस तुगलक क्लैन की। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेके 1325 तक रूल करता है। उसके बाद उसका बेटा जोना खान, जिसका नाम भाई जोना खान था, और वही जोना खान फिर क्या करता है भाई 1325 में गद्दी पे बैठता है विद द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज हम थोड़ा सा इसको तरीके से कवर करेंगे। तो उससे पहले भी आप सब लोग टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है जीके आइलैंड, उसको फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। आपको दोनों ही जगह डेली के करंट अफेयर्स, डेली क्विज और वन लाइनर मिल जाते हैं। आप पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक, उसको देख लेते हैं भाई। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था भाई, इसका जो रियल नेम था, ये एल्डर सन था गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसका जो रियल नेम था, वो इसका रियल नेम था जोना खान, जोना खान। और दोस्तों, ये आता कब है, इसका जो टाइम पीरियड रहता है, इसका टेन्योर रहता है, वो रहता है 1325 टू 1351। 26 साल तक ये भी रूल करता है दिल्ली सल्तनत पे। और इसके टाइम पे एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बहुत ही बुद्धिमान राजा था, लेकिन जितना ये बुद्धिमान था उतना ही बेवकूफ भी था। इसीलिए इसको वाइजफुल सुल्तान कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसके रीजन भी देखेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आता था। वाइज इसलिए था कि ये पॉलिसी ऐसी लेके आता था कि भाई जिससे इंपैक्ट आए, लेकिन वही पॉलिसी इंपैक्टफुल नहीं रहती थी। उसके पीछे रीजन क्या था कि इसको प्रॉपर ये टाइमिंग नहीं देखता था। ये एम्बिशियस था, बस ये स्टेप उठा लेता था, ये नहीं देखता था कि इसके बाद भाई मेरे को क्या लॉस उठाने पड़ सकते हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है वाइज एंड फूल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो भाई देखते हैं दोस्तों। तो आपको पता है कि 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है भाई? डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। और आपको ध्यान होगा, लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कि गयासुद्दीन तुगलक की डेथ कैसे होती है। जब वो बंगाल विजय के बाद, जब वो बंगाल विक्ट्री के बाद वापस आ रहा था, तो उसके स्वागत के लिए जोना खान ने क्या करवाया था? जोना खान ने भाई एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर बनवाया था, एक महल बनवाया था लकड़ी का। और हाथियों के आ जाने से वो जो स्ट्रक्चर था लकड़ी का, वुडन स्ट्रक्चर जो था, वो गिर जाता है, और उसमें भाई गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ के बाद 1325 में जोना खान वाज सेट ऑन थ्रोन। जोना खान विद द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो जोना खान क्या करता है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या होता है, गद्दी पे बैठ जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई ये अपने फादर की डेथ के 40 डेज तक, ठीक है, 40 दिन तक इसने क्या किया था भाई? दुख मनाया था, शोक मनाया था। और ये शोक मनाने के बाद, और ये शोक इसने कहां पे मनाया था? तुगलकाबाद में। 14 डेज के लिए तुगलकाबाद में रह के ये क्या करता है भाई? शोक मनाता है। उसके बाद ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान करता है, और दिल्ली आके ये गद्दी पे बैठ जाता है। अब दोस्तों, इसके रूल के बारे में, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसके लिए हमें दो टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। एक टेक्स्ट था भाई तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। दो टेक्स्ट हैं, और इनके जो लेखक हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये जो तारीख है फिरोज शाही है भाई, ये जियाउद्दीन बर्नी की है। ये ध्यान रखना है भाई, जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी के नाम से आपने ये सुना भी होगा, बर्नी बहुत ही फेमस एक हिस्टोरियन था। तो जियाउद्दीन जो बर्नी है, उसका एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का नाम है दोस्तों
तारीख है फिरोज शाही। तो इस टेक्स्ट में हमें क्या मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, जब ये रूल कर रहा था 1325 टू 1351, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भाई एक मोरक्को से आने वाला, ठीक है, मोरक्को, मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल इसकी रबात है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो मोरक्को से एक ट्रेवलर आया था जिसका नाम था इबन बतूता, इबन बतूता। तो ये जो मोरक्कन ट्रेवलर था भाई, इसका भी इसके भी कुछ जो यात्रा के मतलब ट्रेवलिंग जो इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके उनके अंदर भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान की कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें देखने को मिलती है। चले तो सबसे पहले हम देखेंगे भी मोहम्मद बिन तुगलक का, इसकी अर्लियर लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका प्रारंभिक जीवन जो था उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भाई आपको पता ही है गयासुद्दीन तुगलक का ये कौन सा बेटा था, ये उसका एल्डर सन था, उसका बड़ा बेटा था। नाम क्या था, जोना खान था। अब होता क्या है भाई, इसकी जो अपब्रिंगिंग होती है, इसकी जोना खान या मोहम्मद बिन तुगलक की, वो होती है भाई एक सोल्जर की तरह, एक सोल्जर की तरह इसकी अपब्रिंगिंग होती है। 1320 में जब इसका फादर गयासुद्दीन तुगलक शासक बन जाता है, रूलर बन जाता है, तो इसको भाई सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ध्यान देखना भाई इस बात पे, सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया जाता है 1320 में जोना खान को। कब, जब गयासुद्दीन तुगलक सम्राट बन जाता है। और इसको एक टाइटल दिया गया था भाई, ठीक है, और वो टाइटल था उलूग खान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे, ठीक है दोस्तों। देखो उलूग खान जो था वो एक टाइटल दिया जाता है, तो आपको इसमें ध्यान रखने की क्या बात, याद रखने की क्या बात है भाई, 1320 में जब गयासुद्दीन तुगलक सम्राट बनता है, सुल्तान बनता है, तो वो सक्सेसर डिक्लेयर कर देता है किसको, जोना खान को, और उसको एक टाइटल दिया जाता है, और वो टाइटल था भाई उलूग खां का। फिर आपको ध्यान होगा हमने लास्ट टॉपिक में भी कवर किया था, जो जोना खान था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ये 1321 में वारंगल पे एक अटैक लॉन्च करता है। वारंगल जो तेलंगाना है, वहां पे एक अटैक लॉन्च करता है। फिर ये दूसरा जो अटैक करता है वो 1322 और 23 में करता है भाई। फिर सेम, फिर किस पे जाता है, वारंगल में। और आपको ध्यान है दोस्तों, अगर आपने वो रिवाइज किया होगा, वो लेक्चर ध्यान से देखा होगा, तो 1321 वाला जो इसका अटैक था वो सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन ये फिर से एक अटैक रिलॉन्च करता है 1322 एंड 23 में, वारंगल में। और फिर क्या होता है भाई, उसमें ये हरा देता है वहां के राजा को। अब भाई इबन बतूता ने क्या कहा है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनता है, तो जो दिल्ली सल्तनत थी ना दोस्तों, दिल्ली सल्तनत, या बोले कि जो इसका स्टेट था तुगलक डायनेस्टी का, वो था डिवाइडेड इनटू 23 पार्ट्स, या 23 प्रांतों में ये बटा हुआ था, 23 प्रांतों में ये बटा हुआ था। कब बटा हुआ था भाई, जब इबन बतूता क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठता है, तो वो 23 भागों में बटा हुआ था। और भाई दो पार्ट ऐसे थे जो कि इसके स्टेट के पार्ट नहीं थे। एक तो था भाई आधुनिक टाइम पे, जो अभी करंट टाइम पे कश्मीर है, मॉडर्न डेज का कश्मीर, और दूसरा था बलूचिस्तान, ठीक है। जो पाकिस्तान है वो भी इंडिया का ही पार्ट था ना उस टाइम पे, आपको ध्यान होगा। तो सिर्फ कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ के, ठीक है भाई, कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ के सारा इंडिया लगभग किसका पार्ट था भाई, वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। चले नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और बातों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बार बार हम इबन बतूता की बात कर रहे हैं, ठीक है, बार बार क्या हो रहा है, इबन बतूता का जिक्र आ रहा है, तो एक बार थोड़ा सा हम इबन बतूता के बारे में भी जान लेते हैं। इबन बतूता, ये जो इबन बतूता था भाई, ये कहां से आया था, आपको ध्यान होगा दोस्तों, मैंने बताया ये मोरक्को से आया था, ठीक है। कहां से आया था, मोरक्को से आया था। अभी करंट में मोरक्को अफ्रीकन एक कंट्री है, और इसकी कैपिटल की बात करें, ध्यान रखने की है भाई, ये रबात इसकी कैपिटल है। तो इबन बतूता जो था वो इंडिया में आया था 1333 में, ठीक है, केम इन इंडिया इन 1333 में, 1333 में वो इंडिया में आया था भाई।
ठीक है, और इसको अपॉइंट किया गया था सुल्तान का काजी, अपॉइंटेड एज काजी। हिंदी में लिख देता हूं थोड़ा सा, देखो काजी इसको अपॉइंट किया गया था। दूसरा भाई देखते हैं 1342 में क्या होता है, इसको चाइना भेजा जाता है। ठीक है, 1342 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इसको चाइना भेजता है, और वो चाइना भेजता है इसको राजदूत के रूप में, अंबेसडर के रूप में। कहां पे भेजता है दोस्तों? चाइना में इसको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक भेजता है। और इबन बतूता का एक टेक्स्ट है, इबन बतूता की एक बुक है, और उस बुक का नाम है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, बार बार इसका नाम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, किताब उल रहला। किताब उल रहला, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किताब उल रहला नाम का एक टेक्स्ट है, और इसी टेक्स्ट में ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के जो इंसिडेंट्स हैं उनको बताता है, उनको डिस्क्लोज करता है भाई, एक्सप्लेन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब हमने देखा भाई कि हमने अर्लियर लाइफ देख ली जोना खान उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक की, हमने भाई इब्न बतूता के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं भाई उसकी कुछ पॉलिसीज देखते हैं, पॉलिसीज रिगार्डिंग रूल। अब उसकी कुछ शासन संबंधी जो पॉलिसीज हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है भाई, 1325 में, देखो ध्यान से देखना क्या करता है ये 1325 में, ये टैक्स रेट इंक्रीज कर देता है दोआब में। टैक्स रेट क्या कर देता है भाई, इंक्रीज कर देता है, और कौन से रीजन में कर देता है? दोआब में। दोआब आपको पता होगा दोस्तों, दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है उसको दोआब बोलते हैं। जैसे भाई पंजाब 5 नदियों के बीच का रीजन जो है पंजाब, मतलब 5 नदियों के बीच का रीजन पंजाब है, तो ऐसे ही दो नदियों के बीच का, जिसमें यमुना और गंगा को कंसिडर किया जाता है मेनली, तो ये दोआब में क्या करता है भाई, ये वहां पे टैक्स का रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है। अब इसके टैक्स इंक्रीजमेंट को देखें भी, टैक्स की जो रेट इंक्रीज करता है इसको लेके भी बर्नी कहता है कि भाई ये, बर्नी क्या कहता है कि ये जो टैक्स रेट इंक्रीज करता है ना वो 10x कर देता है, 10 गुना कर देता है। लेकिन भाई बदायूनी क्या कहता है इसके बारे में, बदायूनी का क्या थॉट है? देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं आपको इतना डीपली करवा रहा हूं। बदायूनी क्या कहता है भाई कि ये 10x टू 20x तक क्या करता है भाई, टैक्स रेट बढ़ा देता है, 10 गुना बढ़ा देता है बर्नी के अकॉर्डिंग। लेकिन बदायूनी क्या कहता है कि ये 10 से 20 गुना की जो बढ़ोतरी है टैक्स में, वो टैक्स रेट में कर देता है। अब देखो भाई क्या है कि कुछ अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, टैक्स रेट इंक्रीज क्यों की, इसको लेके अलग अलग हिस्टोरियंस के कुछ अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स उनको भी देख लेते हैं। तो ये जो बर्नी है ना, ये कहता है कि भाई जो खजाना था सुल्तान का वो सारा खाली हो गया था, उसकी पूर्ति करने के लिए, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए क्या किया गया था, टैक्स रेट बढ़ाई गई थी। एक हिस्टोरियन हुए हैं भाई गार्डनर ब्राउन। तो ये गार्डनर ब्राउन क्या कहता है दोस्तों, जब ये टैक्स रेट बढ़ाता है इसके रिगार्डिंग, जो गार्डनर ब्राउन है उसका कहना ये था कि भाई जो दोआब राज्य था ना, जो दोआब साम्राज्य का सबसे धनाढ्य हिस्सा था, कि वो सबसे रिच जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है वो था, और वहां पे क्या था, जो दोआब जो है वो सबसे रिच रीजन था। तो वहां पे क्या है भाई, यहां पे टैक्स रेट बढ़ाई जा सकती है, मतलब वहां पे लोग क्या है, टैक्स रेट इंक्रीज अगर कर दी जाए उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और भाई बदायूनी, और इसके साथ ही हम एक नाम और जोड़ लेते हैं, वो है सर हेग का, सर हेग। इनका कहना क्या है भाई कि जो दोआब की प्रजा थी ना, जो दोआब के लोग थे, वो थोड़े से बाय नेचर कैसे थे, वो रिवोल्ट करने वाले थे। तो उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए भी भाई क्या किया गया था, टैक्स रेट बढ़ाया गया था। चलें कुछ नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब क्या होता है भाई, ये जो टैक्स रेट इन्होंने बढ़ाया, ठीक है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बढ़ाया, तो ये हो जाता है फेल सिस्टम। और इसके फेल्योर के जो रीजंस थे वो क्या क्या रीजन थे भाई, कि जब टैक्स रेट इंक्रीज किया गया,
ठीक है, जब टैक्स रेट इंक्रीज किया गया दोस्तों, तभी आ गया भाई अकाल, तभी क्या हो गया भाई, फेमाइन आ गया। ठीक है, ये भी देख इंटरेस्टिंग बात रहती है कि भाई मैंने आपको बताया था कि इसको वाइज और फूल कहा जाता है, तो इसकी बेचारे की किस्मत भी कुछ ऐसी खराब थी कि जैसे ही इसने टैक्स रेट बढ़ाई तो भाई क्या हो गया, अकाल पड़ गया। अब जब अकाल पड़ जाएगा भाई तो जो लोग क्या होंगे, उनकी जो कैपेबिलिटी है टैक्स देने की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होगा, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, खेती अच्छे से नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है वो लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे। दूसरा क्या था, जो दोआब रीजन के लोग थे ना, सॉरी बी है भैया, दोआब रीजन के जो लोग थे वो रेडी नहीं थे। ठीक है, इतने बढ़ी हुई टैक्स रेट पे टैक्स देने को वो लोग खुश नहीं थे। और रीजन देख लेते हैं भाई, अब ये हमने टैक्स रेट की बात कर ली, अब हमें क्या देखना है भाई, इसके जो हम देख रहे हैं ना कि इसके जो कुछ इसकी पॉलिसीज थी। एक पॉलिसी ये क्या करता है भाई, ये अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर देता है। देखना भाई यहां भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है, कैपिटल को ये ट्रांसफर कर देता है और कैपिटल को ले जाता है भाई दिल्ली से उठा के, ये अपनी कैपिटल को देवगिरी लेके चला जाता है। अब देखो भाई ये क्या करता है, एक पूरी कैपिटल मतलब उसको भी शिफ्ट करता है, और ये कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है देवगिरी में। और ये जो देवगिरी का जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये था भाई 700 माइल। अब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, बहुत बड़े सिस्टम को अगर आप शिफ्ट करोगे तो सिंपल सी बात है आप फेल ही होगे। दूसरा, इसने जो मौसम चुना, जो भाई टाइम चुना, वो चुन लिया भाई जून का। ठीक है, अब देखो भाई कितनी गर्मी होती है दिल्ली से जब आप साउथ की तरफ जाते हैं, तो भाई लोग क्या हो गए, लोग हो गए परेशान, बहुत लोगों की डेथ हो गई, बहुत लोग मारे गए। और ये इतना मतलब बेवकूफ प्राणी था, इसको ये लगता था कि मैं इसके रीजन क्या क्या थे, इसके रीजन थे, इसको लगता था कि अगर कोई भी अटैक होगा, ठीक है, तो एक तो मेरी कैपिटल सेफ हो जाएगी, वो बिल्कुल स्टेट के सेंटर में हो जाएगी। दूसरा, इसको ये लग रहा था कि भाई स्ट्रेटेजिक रूप से और ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो दिल्ली से बेटर मिलेंगी मेरे को देवगिरी में जाके, लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। अब इसने इस देवगिरी का नाम बदल के, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी ये है कि इसने इसका नाम कर दिया था दौलताबाद। ठीक है, अब देखो भाई ये जून में लोगों को लेके चलता है, पूरा राजा का काफिला चलता है और बहुत सारे लोग गर्मी से मारे जाते हैं, क्योंकि भाई आपके साथ सिर्फ लोग नहीं है, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है, प्लस आपके साथ भाई घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, तो उनके लिए भाई चारा भी चाहिए होगा, वो थक भी जाएंगे। ये बिल्कुल भी इसके माइंड में नहीं आता था, और इसको अगर इसके मंत्रीगण या फिर इसके जो सुबॉर्डिनेट्स थे वो इसको सजेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई सुल्तान है, सुल्तान क्या कर सकता है, एक झटके में वो आपकी गर्दन को धड़ से अलग करवा सकता है। तो भाई ये इस बंदे ने क्या किया, ये पहुंच गया देवगिरी, जिसका नाम इसने बाद में रख दिया दौलताबाद। अब डिस्टेंस देखो 700 मील का था दोस्तों, 700 मील छोटा नहीं होता। जब आप पूरी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं तो भाई होता है क्या कि बहुत सारे लोग वहां पे जाके मारे जाते हैं। फिर ये जब वहां पे पहुंचता है तो लोगों के साथ एक दिक्कत होती है, जब आप अपना नेटिव प्लेस छोड़ के जाते हो तो सिंपल सी बात है, अभी लोगों का मन नहीं लगता, क्योंकि वहां पे एटमोस्फेयर अलग हो जाता है, लोग अपने उसी स्थान को याद करते हैं। जैसे जो दिल्ली के लोग थे भाई, उनको क्या हुआ, उनका मन नहीं लगा, उनका मन नहीं लगेगा तो क्या होगा भाई, राजा के ऊपर ये प्रेशर आया कि यहाँ पे तो रहना ठीक नहीं है, ये फिर से आदेश देता है कि चलो भाई वापस चलते हैं दिल्ली, दिल्ली चलो का आदेश दे देता है। अब होता क्या है कि भाई इसमें खर्चा बहुत हो जाता है इसका, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरा क्या है कि जो लोग थे वो भी क्या हो जाते हैं, इससे सेटिस्फाई नहीं रहते, वो भी डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। चले, अब हम देखते हैं भाई इसके रीजन क्या क्या थे। इसके रीजन मैंने आपको बताया है कि एक तो भाई इसको क्या लग रहा था कि स्ट्रेटेजिक रूप से ये इसके लिए बेटर रहेगा, इसके स्टेट के लिए बेटर रहेगा कि मैं अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके कहां पे कर लूं, देवगिरी में कर लूं, और जिसका ये नाम क्या रखता है दोस्तों, जिसका ये खुद ही नाम रखता है भाई दौलताबाद। उसके बाद भाई देखो ऐसा भी कहा जाता है कि इसने दिल्ली के लोगों ने क्या किया था, इसके अगेंस्ट कुछ लेटर्स लिख दिए थे। ठीक है, तो भाई इस, और वो जो लेटर थे वो कैसे थे, इसको डिफेम करने वाले थे कि भाई राजा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, टैक्स रेट बढ़ा रहा है, मतलब कुल मिला के इसको डिफेम करने वाले जो लेटर्स लिखे दिल्ली के लोगों ने, तो दिल्ली के लोगों को सजा देने के लिए भी इसने क्या किया था, देवगिरी की तरफ प्रस्थान करने का आदेश दिया था। दूसरा भाई गार्डनियर जो गार्डनर ब्राउन क्या कहते हैं हिस्टोरियन, उनका कहना है कि मंगोल जो थे, मंगोलों के अटैक से, उनके एक्सपीडिशन से बचने के लिए इसने वहां पे कैपिटल शिफ्ट की थी। लेकिन भाई ये जो
गार्डनर ब्राउन का ये आर्ग्यूमेंट है कि मंगोलों से बचने के लिए, क्योंकि भाई जब तक मोहम्मद बिन तुगलक का रूल आया था तो मंगोलों के आक्रमण जो थे वो मतलब बहुत ही नॉमिनल रह गए थे, बहुत ही कम हो गए थे, तो वैसे फ्रीक्वेंटली आक्रमण नहीं हो रहे थे, तो इस थॉट के साथ हम बहुत ज्यादा जा नहीं सकते हैं। चलें, अब भाई देखते हैं भाई, इसके बाद हम इसका थोड़ा सा, इसने क्या किया था भाई, इसने करेंसी चलाई। इसका एक पॉलिसी और देख लेते हैं, और ये करेंसी जो थी ये सिंबॉलिक थी। करेंसी क्या थी, ये सिंबॉलिक थी भाई। तो इसने क्या किया, तांबे और कांसे के सिक्के चला दिए। क्या किया भाई, इसने तांबे और कांसे के सिक्के चला दिए। अब होगा क्या भाई, जो पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे उनकी जगह तांबे और कांसे के इसने सिक्के चलाए। अब लोगों ने क्या कर दिया भाई, अपने घर घर में लोगों ने बना दी मिंट, जिसको टकसाल बोलते हैं, जहां पे सिक्के छपते हैं। तो भाई अब स्टेट को यह पहचानना ही मुश्किल हो गया कि कौन से तांबे वाले और कांसे वाले सिक्के जो हैं वो असली हैं और कौन से लोगों ने अपने घरों की टकसाल में बनाए हैं। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो रिवेन्यू था ना दोस्तों, वो रिवेन्यू भी इन्हीं तांबे और कांसे वाले जो फेक जो करेंसी थी उसमें देना शुरू कर दिया। इसी फेक करेंसी के साथ उन्होंने क्या देना शुरू कर दिया भाई, इसी फेक करेंसी के साथ उन्होंने रिवेन्यू या टैक्स जो था वो देना शुरू कर दिया। अब सिंपल सी बात है, जब वहां पे नकली सिक्के जाएंगे तो भाई देश की जो सुल्तान का जो स्टेट था, साम्राज्य जो था, उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो वीक होती चली जाएगी। अब देखो भाई, इसके जितने भी स्टेप हैं, चाहे वो कैपिटल शिफ्टिंग के हैं, चाहे वो भाई दोआब में टैक्स रेट इंक्रीज करने के हैं, या फिर भाई इसने जो सिंबॉलिक करेंसी चलाने के जो हैं, ये सारे ही फैसले कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि भाई ये अपने ना तो ये टाइम को समझ रहा था, ना ये सिचुएशंस को समझ रहा था, बस ये क्या करता था, ऑर्डर पास कर दिया। और ऑर्डर पास करने से क्या होता है, जब तक आप चीजों को एनालाइज नहीं करते हैं, चीजों को समझते नहीं है, तो भाई फिर वो चीजें कामयाब नहीं होती है। अब देखो कुछ चीजें और देख लेते हैं भाई इसके, जैसे कुछ इसके एक्सपीडिशन देखते हैं। इसका एक एक्सपीडिशन था भाई, खुरासान एक्सपीडिशन। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये क्या था, बहुत ज्यादा एम्बिशियस, बहुत ज्यादा था ये। इसको लगता था कि पूरी दुनिया पे क्या हो भाई, मेरा ही परचम परचम लहराए। तो इसने खुरासान के ऊपर अटैक करने के लिए क्या किया भाई, 3,70,000 की एक बड़ी आर्मी क्या की, इसने रेज की। अब भाई इतनी बड़ी आर्मी आप रेज कर रहे हो, आपके पास रिवेन्यू इतना है नहीं, आपके पास पैसा इतना है नहीं। और देखो इसने अच्छी बात एक और क्या की भाई, 1 साल का एडवांस सैलरी भी दे दी इन सबको। ठीक है, 1 साल की एडवांस में सबको दे दी सैलरी। और भाई किसी रीजन से इसका ये जो अटैक था ये कामयाब नहीं हुआ। तो भाई लोगों के पास 1 साल से एक मतलब 1 साल के एडवांस में सैलरी है, तो इसका सिंपल सा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका सिंपल सा इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई स्टेट क्या होगा, वीक होगा। इसके अलावा भाई इसने एक एक्सपीडिशन और बनाया, और वो था कराचील का। अब देखो भाई कराचील एक्सपीडिशन के बारे में, इस कैंपेन के बारे में भी देख लेते हैं। जो सल्तनत था ना, सल्तनत एंड चाइनीज एम्पायर, इसके बीच का जो रीजन है इसको कहा जाता है कराचील। इसने वहां पे अटैक करने की सोची भाई। अब देखो भाई यहां पे भी ये क्या करता है, कैंपेन चलाता है, और इस कैंपेन में क्या होता है, वहां पे जो वेदर था ना भाई, बहुत ठंड थी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप जब देखते होगे कि भाई जब हमारे सोल्जर्स अभी सियाचिन में डिप्लॉय होते हैं तो उनको बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े, लाइक मतलब जो यूनिफॉर्म होती है, हेलमेट्स होते हैं, ठीक है भाई, जूते होते हैं, ग्लव्स होते हैं, या फिर चश्मों की बात की जाए, गॉगल्स की बात की जाए, तो वो सब फैसिलिटी दी जाती है। अब इस बेवकूफ ने क्या किया, इस शासक ने क्या किया भाई, इसको अंदाजा ही नहीं था कि वहां पे कंडीशंस कैसी हैं, और ये क्या कर देता है भाई, सिर्फ बोल देता है। वैसे आजकल एक मीम आती है ना, चलो, तो ये क्या करता है भाई, वो चलो बोल के बोल देता है कि चलो भाई अटैक करते हैं। और वहां पे क्या होता है, इतनी ज्यादा ठंड थी कि भाई दिल्ली वाले सैनिक
जो दिल्ली वाले सोल्जर थे, आसपास के जो मैदानी क्षेत्रों से आने वाले सोल्जर्स थे, वो भाई कोप अप कर ही नहीं पाते उस वेदर के साथ। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे सैनिक जो हैं इसके, वो मारे जाते हैं, डाइड ड्यू टू कोल्ड। और भाई ठंड की वजह से क्या हो जाता है भाई, बहुत सारे लोग जो हैं सैनिक मारे जाते हैं। इबन बतूता तो ये कहता है कि केवल और केवल भाई 3 सोल्जर्स जिंदा बचे थे। इबन बतूता क्या कहता है कि भाई, इबन बतूता कहता है कि सिर्फ 3 सोल्जर्स बचे थे। इसके अलावा भाई बर्नी क्या कहता है, बर्नी ने यह कहा था कि सिर्फ 10 सोल्जर्स बचे थे। देखो कितना नुकसान इसने उठाया है। तो इसका ये जो कराचील का एक्सपीडिशन था भाई, ये भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब हम देखेंगे भाई कुछ इंपॉर्टेंट जो और काम थे भाई, इसने जो कुछ अच्छे काम भी किए थे भाई, वो क्या थे भाई, इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था, और इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम था भाई दीवान ए कोही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो देख लेना है, दीवान ए कोही। ठीक है, इसकी किस्मत भी खराब थी भाई, बेचारे की क्या थी, इसकी किस्मत खराब थी। इसने भाई एक काम और करवाया, ठीक है, इसने एग्रीकल्चर लोन्स भी स्टार्ट किए। ठीक है, ऐसे बड़ा विजनरी था यार ये। तकावी उस लोन्स का नाम होता था। जो वो लोन्स होते थे एग्रीकल्चर लोन्स, उनका नाम होता था तकावी भाई। इसने भाई हंड्रेड्स ऑफ वेल्स खुदवाए, कुएं खुदवाए। ठीक है, इसने क्या किए भाई, सैकड़ों क्या किए भाई, कुएं इसने खुदवाए इरिगेशन के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। चलो और कुछ देख लेते हैं भाई। अब इसके अलावा इसने क्या किया था, इसने भाई कुएं खोदने के लिए, और भाई अगर किसी किसान को हल खरीदना है, किसी को बीज खरीदना है, तो इसने एक और एग्रीकल्चर लोन की सुविधा दी थी, और उस लोन का नाम था सोंदर। सोंदर, अगर किसी किसान को भाई क्या करना है, कुआं खोदना है, हल खरीदना है, या फिर अच्छा बीज खरीदना है, तो उसके लिए भी इसने क्या किया था भाई, इसने एग्रीकल्चर एक लोन था, उसका नाम था सोंदर। एक भाई एग्रीकल्चर लोन था जिसका नाम था तकावी। चल और देख लेते हैं भाई। माना जाता है कि 1350, सॉरी, कहा जाता है कि भाई जैन विद्वान जो थे, ठीक है, जीन प्रभु सूरी, जीन प्रभु सूरी एंड राजशेखर, वो इसके कोर्ट में आए थे, वो इसके दरबार में आए थे। ठीक है, ये कौन थे भाई, ये जैन संत थे। तो ये कहां पे आए थे भाई, इसके दरबार में आए थे। चलें और भी देख लेते हैं कुछ भाई। इसके टाइम पे रिवोल्ट्स भी मैक्सिमम हुए। क्या हुए भाई, रिवोल्ट्स भी मैक्सिमम हुए, विद्रोह भी मैक्सिमम हुए। और भाई कुछ सोर्स में कहा जाता है कि 22 रिवोल्ट्स हुए, और उनमें से जो मैक्सिमम रिवोल्ट्स हुए वो हुए दोस्तों साउथ में। साउथ में हुए, ठीक है, कौन से हिस्से में हुए भाई, साउथ में हुए भाई। अब भाई 1351 आता है, वो कयामत की रात आती है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये जा रहा था भाई एक रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, एक रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए ये जा रहा था थेटा में। थेटा, और ये थेटा है, सिंध में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये एक रिवोल्ट को दबाने के लिए थेटा में जा रहा था, और सुल्तान पड़ जाता है भाई बीमार, और सुल्तान की हो जाती है डेथ। 1351 में सुल्तान की क्या हो जाती है दोस्तों, डेथ हो जाती है। तो सब लोग भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स, क्विज और वन लाइनर्स की पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।